हेलो गाइस, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना वीडियो। 81 क्वेश्चन से हमको DSSB का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग 81 क्वेश्चन से आपका पूरा हिंदी स्टार्ट होता है। 81 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम पढ़ लेते हैं अपना पैसेज। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हमारा 81 से 85 तक का क्वेश्चन होता है वो पैसेज के बेस पे होता है। ठीक है, तो हम अपने पैसेज को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए ऊपर लिखा गया है, सबसे पहले आप हेडलाइन में पढ़िए। लिखा गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हम गद्यांश पढ़ेंगे और 81 से लेकर के 85 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे इस गद्यांश के बेस पे होंगे। चलिए, लिखा गया है छायावादी काल में ऐतिहासिक नाटक लिखने की धूम रही। जो छायावादी काल था, हिंदी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें छायावादी काल आपको मिलेगा हिंदी साहित्य में। छायावादी काल में क्या हुआ कि जो नाटक लिखे जाते थे वो नाटक का जो कह सकते हैं पृष्ठभूमि होती थी वो ऐतिहासिक होती थी, किसी न किसी इतिहास की घटनाओं पर वो डिपेंड होता था। जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास आदि ने ऐतिहासिक नाटक लिखे। ठीक है, यानी कि छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, ऐसे कुछ नाम आपको मिलेंगे जिन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखा। उग्र ने महात्मा ईशा नामक साहसपूर्ण नाटक लिखे। ठीक है, आप इस पॉइंट को ऐसे नोट कर लीजिएगा। सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वाले, सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वाले लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क तथा भुवनेश्वर प्रमुख हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं। देखिए एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया है कि कौन से राइटर ने किस प्रकार के नाटक को लिखा। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने पहला यहाँ देखा, दूसरे लाइन में लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के बारे में, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, इन लोगों ने कैसे नाटक लिखे, तो इन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखा। उग्र ने साहसपूर्ण नाटक लिखा था जो महात्मा ईसा के नाम से प्रसिद्ध है। सामाजिक समस्याओं पर नाटक किसने लिखा, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क और भुवनेश्वर प्रमुख थे। ठीक है, इनमें सामाजिक समस्याओं के ऊपर नाटक लिखने में। आगे हम देखते हैं ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार के नाटक किसने लिखा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। चलिए आगे पढ़ते हैं गद्यांश को। इसी समय एकांकियों का भी प्रचलन हुआ और रेडियो नाटक का भी। यानी कि छायावाद युग में ही क्या शुरू हो जाता है, एकांकी। ठीक है, एकांकी क्या होता है, तो हिंदी साहित्य की एक विधा है, लिखने की एक कह सकते हैं विधा है जिसमें एकांकी लिखा जाता है। ठीक है, रेडियो पर भी नाटक सुनाई पड़ने लगे। एक तरीके से जो सुनने वाला होता था वो फील करता था कि हाँ हमारे सामने रंगमंच सजा हुआ है और उस पे नाटक हो रहा है। ठीक है, प्रसाद जी के नाटकों का भी, प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्षेत्र यहाँ पर क्या बताया गया है, प्राचीन हिंदू काल है, और प्रेम जी का मुस्लिम काल। ठीक है, तो इस तरीके से दो राइटर के बारे में बताया गया है कि जो प्रसाद जी हैं उनका जो क्षेत्र है वो प्राचीन हिंदू काल है और प्रेम जी का क्या है, मुस्लिम काल है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 81 वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र काल है। ठीक है, यहाँ पे हमें ब्लैंक दिया हुआ है, हमको यहाँ पे फिल करना है। अभी हम लोगों ने अपने पैसेज में लास्ट वाले लाइन में ही पढ़ा है कि प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल है। ठीक है, प्राचीन हिंदू काल है, तो वर्तमान काल तो होगा नहीं, गलत आंसर, प्राचीन हिंदू काल बी वाला आंसर हमारा सही होगा। अंग्रेजी और मुस्लिम जो है वो प्रेम जी का है। ठीक है, प्रेमी जी का है। तो प्रेमी जी के नाटकों का क्षेत्र मुस्लिम था और जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनके नाटकों का क्षेत्र क्या था, प्राचीन हिंदू काल था। तो ये हमारा 81 क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख है। देखिए यहाँ सामाजिक नाटक के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए हम आ जाते हैं अपने पैसेज पर। अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा है
कि सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखने वालों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क और कौन है, भुवनेश्वर प्रमुख हैं। ठीक है, आप नाम याद रखेंगे, उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में दिया गया है, भुवनेश्वर और लक्ष्मी नारायण मिश्र। चलिए हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। सेठ गोविंद दास बिल्कुल नहीं, गलत है हमारा। उपेंद्र नाथ अस्क जो हैं वो सामाजिक नाटक लिखने वाले हैं, ये सही, इसका आंसर सही हो जाएगा 82 का। 82 का कौन सा सही होगा, बी वाला, उपेंद्र नाथ अस्क। इसके अलावा कौन कौन थे, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र थे इसके अलावा, और भुवनेश्वर थे। ठीक है, तो ये दो नाम आपको और मिलेंगे, गोविंद बल्लभ पंत नहीं, हरिकृष्ण प्रेमी भी नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, छायावादी काल में कैसे नाटकों की प्रधानता रही। ठीक है, छायावाद काल में कैसे नाटकों की प्रधानता रही। तो अभी हम लोगों ने देखा, जब आप अपना गद्यांश देखेंगे, गद्यांश की पहली ही लाइन में लिखा गया है कि छायावादी काल में ऐतिहासिक नाटक लिखने की धूम रही। ठीक है, यानी कि जो प्रधानता थी वो कैसे नाटकों की थी, ऐतिहासिक नाटकों की थी। ठीक है, तो 83 जो हमारा क्वेश्चन है, 83 में हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ए वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऐतिहासिक नाटकों की प्रधानता थी छायावादी काल में, ना तो राजनीतिक थी, ना काल्पनिक और ना ही सामाजिक। ठीक है, ऐतिहासिक नाटकों की प्रधानता थी। चूंकि वो दूसरी चीजें है कि सामाजिक नाटक भी लिखे गए, लेकिन प्रधानता किसकी थी, तो ऐतिहासिक नाटकों की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा ईसा नाटक किसने लिखा। महात्मा ईसा नाटक किसने लिखा। ठीक है, अभी हम लोगों ने महात्मा ईसा नाटक के बारे में पढ़ा है अपने गद्यांश में। ठीक है, यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो लिखा है, उग्र ने महात्मा ईसा नाटक साहसपूर्ण, महात्मा ईसा नामक साहसपूर्ण नाटक लिखा। तो किसने लिखा था, उग्र ने लिखा था। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो हमारा आंसर सही होगा वो क्या सही होगा, उग्र सही होगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद से इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पैसेज के ऊपर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा 85 वाला। 85 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन ऐतिहासिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक नाटक लिखने वालों में प्रमुख पूछा जा रहा है। ठीक, जब अभी हम अपना गद्यांश पढ़े थे तो गद्यांश में आपको मिला था, यहाँ देखिए इस लाइन को, जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त कौन कौन थे, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये चार नाम हमें मिल रहे हैं, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद वल्लभ पंत और सेठ गोविंद। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा कौन है देख लेते हैं। ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, देखिए भुवनेश्वर के बारे में नहीं कहा गया है कि ऐतिहासिक नाटक लिख रहे थे, ना ही उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में। जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा गया है, 85 वाले क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है उसमें जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा गया है कि इन्होंने कैसे नाटक लिखे, ऐतिहासिक नाटक लिखे। इनके अतिरिक्त कौन कौन थे, तो हरिकृष्ण प्रेमी थे जो कि ऑप्शन में नहीं है, गोविंद बल्लभ पंत थे वो भी ऑप्शन में नहीं है, और सेठ गोविंद दास थे और वो भी इन चारों ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा आंसर जो 85 का होगा वो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सीधा किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, सीधा किस प्रकार का विशेषण है। तो सीधा में हम लोग देखते हैं, देखिए सार्वनामिक विशेषण नहीं है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई हमें सर्वनाम जैसे शब्द नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। परिमाणवाचक नहीं है क्योंकि परिमाण में हम आपको बता दिए हैं कि मापक का प्रयोग होता है, जिसमें हम किलोग्राम, किलोमीटर इस तरीके से चीजों का यूज करते हैं, ऐसे कोई मापक का प्रयोग यहाँ नहीं है। गुणवाचक सही है क्योंकि सीधा जो है, सीधा शब्द जो है वो किसी के गुण को दर्शाता है, गुण की विशेषता बता रहा है। तो जो सीधा है वो कैसा विशेषण हो जाएगा, वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक नहीं है क्योंकि संख्यावाचक में क्या होता है, संख्या को दर्शाया जाता है, नंबर्स को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स नहीं है हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आलसी का विलोम क्या होगा। आलसी मतलब पता है, लेजी, जो बिल्कुल काम ना करना चाहे, दिन भर बस सोता रहे। ठीक है, तो आलसी का विलोम क्या होगा, श्रमिक। श्रमिक मतलब मजदूर होता है, काम करने वाला होता है। ठीक है, तो श्रमिक नहीं होगा, क्योंकि जो आलसी का विलोम होगा वो श्रमिक नहीं हो सकता, सभी लोग श्रमिक नहीं होते हैं। भाग्यवादी नहीं होगा, भाग्यवादी मतलब किस्मत वाला नहीं होगा। लाचार बिल्कुल नहीं होगा। कर्मठ होगा। कर्मठ का मतलब क्या होता है कि काम करने का इच्छुक या काम करने वाला। ठीक है, यहाँ पे श्रमिक मतलब भी काम करने वाला होता है, लेकिन काम करने वाला यहाँ पे मजदूर से हम मतलब रखते हैं। किससे मतलब रखते हैं, मजदूर से। और यहाँ पर कर्मठ मतलब रखते हैं कि किसी भी सामान्य व्यक्ति से जो आलस ना करता हो। ठीक है, तो हमारा 87 क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, हमें शुद्ध वाक्य खोजना है। हमारे ऑप्शंस ABCD दिए हुए हैं, हमें पढ़ना है एक एक वाक्य को और बताना है कि कौन से वाक्य में कोई भी गलती नहीं की गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए पहले हम पढ़ेंगे, शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, लिखा गया है शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, यहाँ बिल्कुल ये चलो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे शीघ्र चले ट्रेन, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, मतलब कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। तो हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन में हम आ जाते हैं, आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी। ठीक है, आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। बाकी सी वाला जो हमारा ऑप्शन है, जहां मनुष्य विवश हैं उसी प्रकार असमर्थ भी, ये बिल्कुल आपको पढ़ने पे ही लग रहा होगा कि इस वाक्य में सही तरीके से चीजों को प्रयोग नहीं किया गया है। बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। हमारा जो बी वाला सही है, बी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है। देशज मतलब कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता न चले, या हम जिसे लोकल लैंग्वेज कहते हैं, जो हमारे क्षेत्रीय भाषा में बोला जाता है। ठीक है, तो जूता, जूता शब्द जो है ये देशज होगा। जूता क्या होगा, देशज होगा। कैंप जो होता है ये इंग्लिश से है। ठीक है, क्या है, इंग्लिश का ये शब्द है। आईना और आदमी, आईना और आदमी भी हमारे ऑप्शंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये फारसी भाषा के शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, ये फारसी भाषा के शब्द हैं, आईना और आदमी। आदमी के साथ साथ जो हम औरत, औरत भी बोलते हैं ना, तो औरत भी फारसी भाषा का शब्द होता है। तो देशज हमसे पूछा गया है, देशज कौन सा शब्द होगा, जूता। 89 क्वेश्चन का ए वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची नहीं है। यहां हमें बताना है पर्यायवाची नहीं है। तरड़ी, तरड़ी बिल्कुल नौका का पर्यायवाची होता है, तो ये तो होगा। तरी भी नौका का ही पर्यायवाची है। पतंग भी नौका का ही पर्यायवाची है, पतंग सूर्य और नौका दोनों का पर्यायवाची होता है। तनया जो है ये नौका का पर्यायवाची नहीं है। तनया मतलब होता है पुत्री या बेटी। ठीक है, पुत्री से ये रिलेट करता है। तनया जो है ये पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा। 90 क्वेश्चन का हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चलिए एक एक शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं और देखते हैं कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन है संतुलन। तो संतुलन को अगर वाक्य में आप प्रयोग करेंगे तो आप बोलेंगे इसको कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। ठीक है, मानसिक संतुलन खो दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रयोग करने पे ही पता चल रहा है कि जो संतुलन है ये स्त्रीलिंग नहीं है। संसद, आज संसद की बैठक होगी। ठीक है, संसद की बैठक होगी, संसद हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। संदूक खुला है। ठीक है, संदूक खुला है, ये भी स्त्रीलिंग नहीं होगा। वो तुम्हारे पर संदेह करता है। ठीक है,
ठीक है। इस तरीके से आप संदेह को भी देखेंगे तो संदेह भी क्या होगा, पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा। जो 91 क्वेश्चन है इसमें जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, संसद स्त्रीलिंग हमारा शब्द है। ठीक है, आप ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग करके पता कर सकते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। लेकिन ये सही बात है, ये बहुत कह सकते हैं कि आप ज्यादा जब प्रयोग करेंगे, ज्यादा शब्दों को पढ़ेंगे, तब ये चीजें आपको समझ में आएंगी। नहीं तो हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को डिफरेंस करना बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर के हिसाब से नहीं बल्कि स्टेटमेंट के हिसाब से ये चीजें चलती हैं। ठीक है, जैसे पुलिस, पुलिस को हम बोलेंगे पुलिस, पता है पुलिस शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है। क्या है, पुलिस शब्द स्त्रीलिंग है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बताओ पुलिस स्त्रीलिंग हो गई, लेकिन यहाँ पे पुलिस को स्त्रीलिंग नहीं कहा जा रहा है बल्कि पुलिस शब्द को स्त्रीलिंग कहा जा रहा है। ठीक है, पुलिस शब्द को स्त्रीलिंग कहा जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं कि जो हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग को लेकर के बहुत कंफ्यूज करता है, उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप इसको अपने स्टेटमेंट में रखिए और उससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग क्या है और पुल्लिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा 92 वाला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। समास में हम देखेंगे तो आप लोगों को पता है कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें बीच में हाइफन होता है। ठीक है, योजक चिन्ह जिसे हम कहते हैं, योजक चिन्ह होगा या फिर और का भाव छिपा होगा। ठीक है, और का भाव छिपा रहेगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि समास में बीच में कारक चिन्ह छिपे होते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद अव्यय होता है। और द्विगु समास में क्या होता है कि वो शब्द संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। तो पहली चीज ये जानिए कि जो प्रत्यक्ष है वो संख्यावाची नहीं है। प्रत्यक्ष को आप तोड़ेंगे तो मिलेगा प्रतिधन अक्ष। क्या मिलेगा, प्रतिधन अक्ष। प्रति मतलब होता है सामने और अक्ष मतलब होता है आंख, यानी कि आप आंख के सामने। ठीक है, नजरों के सामने। तो इस तरीके से आप देखेंगे प्रत्यक्ष जो है इसमें जो पहला पद है ये क्या है, अव्यय है। प्रथम पद क्या है, अव्यय है। अव्यय का मतलब कि आप प्रति को किसी भी शब्द के साथ जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं, ये प्रति कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तत्पुरुष नहीं हो सकता क्योंकि जब हम प्रत्यक्ष को तोड़ेंगे तो यहाँ पे कारक चिन्ह नहीं आएगा और ना ही ये द्वंद्व होगा। ठीक है, चलिए, तो शायद आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सन्मुख, सन्मुख में उपसर्ग है। ठीक है, हमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग मतलब क्या होता है कि वह शब्द खंड जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, चलिए सन्मुख को आप तोड़ेंगे तो मुख इसमें जो है, मुख इसमें जो है ये मूल शब्द है। मुख क्या है, मूल शब्द है। ठीक, मूल शब्द है। अब इसमें देखिए अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये उपसर्ग नहीं बल्कि ये क्या है, मूल शब्द है। ख नहीं होगा, ख क्योंकि लास्ट में है और हमसे प्रत्यय नहीं पूछा जा रहा है बल्कि उपसर्ग पूछा जा रहा है। स नहीं होगा क्योंकि अगर स को हम मान लेते हैं उपसर्ग है तो न कहाँ जाएगा, क्योंकि मुख तो एक मूल शब्द हो गया तो न का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। ठीक है, तो ये भी हमारा सी वाला भी जो ऑप्शन है वो सही नहीं होगा। 93 क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो बी वाला आंसर सही होगा। सन्मुख को जब हम तोड़ते हैं, इसको दो भाग में आप करेंगे तो आपको मिलेगा सम धन मुख। क्या मिलेगा, सम धन मुख मिलेगा। सम में कौन सा उपसर्ग है, तो सॉरी सन्मुख में कौन सा उपसर्ग है, तो उसमें सम उपसर्ग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा 94 वाला क्वेश्चन है, उदय का संधि विच्छेद होगा। उदय का संधि विच्छेद होगा। तो पहले ये जानिए कि उदय में कौन सा संधि है। उदय में व्यंजन संधि होगा। ठीक है, कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, क्योंकि अगर आप ऑप्शन से ही देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द यहाँ पे जो है ये व्यंजन है, यहाँ पे आपको कहीं भी जो हमारा पहला ए बी सी करके जो ऑप्शन दिया है उसमें आप पढ़िए, पहले शब्द में द, दूसरे शब्द में यहाँ पे भी द, यहाँ त और यहाँ पे त, तो ये सब हलंत है। यहाँ पे कहीं अ इसमें आपको नहीं दिखाई पड़ेगा और बाद में हमें जोड़ना है अ या अ। तो ये जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण, पहला चीज ये जानिए।
दूसरा चीज आप जानिए कि जो उदय है, ठीक है, जो उदय है, इसमें उदय में जो आपका अय है, ठीक है, क्या है, अय है, ये आपके शब्द में पीछे रहना जरूरी है, क्योंकि यह इसमें मूल शब्द नहीं है, ठीक है, इसमें यह मूल शब्द नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ए और डी वाला भी ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इसमें मूल शब्द होगा वो क्या होगा, अय होगा, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो अय और इस तरीके से करके ये दो जगहों से टूटेगा, य से सिर्फ ये नहीं टूटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो उद उद जो होता है, उद जो होता है, ये आपके उद जो होता है, इसका कोई भी कह सकते हैं कि जब हम करते हैं व्यंजन संधि बनाते हैं तो इसका कोई यहाँ पे उदय में ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं आएगा, बल्कि जब हम उदय को तोड़ते हैं तो ये आएगा उत धन अय, ठीक है, उत धन अय आएगा, उ और त में अ मिलेगा तो त पूरा हो जाएगा और य होगा, और ये त य की वजह से द में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो 94 क्वेश्चन है उसका बी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आसीन में प्रत्यय है, आसीन में प्रत्यय है, ठीक है। तो आसीन में अगर आप देखेंगे 95 वाले क्वेश्चन में तो आपको मिलेगा, ऑप्शंस हमारे हैं शीन, आ, इन, न, ठीक है, ये चार हमारे ऑप्शंस हो गए। तो इसमें अगर हम देखें प्रत्यय की बात कह रहा है तो सीन कोई प्रत्यय नहीं होता है, ठीक है। आप जितना भी प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ते हैं पहले आपको यही देखना चाहिए कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं और प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। सीन आप देखेंगे तो सीन कोई प्रत्यय नहीं होता है, आ जो है ये उपसर्ग की श्रेणी में आ जाएगा, ये भी प्रत्यय नहीं होगा, और न भी कोई प्रत्यय नहीं। प्रत्यय को हम ऐसे देखिए आ सी करके और न करके अगर हम तोड़ेंगे तो ये तोड़ने से कोई इसका सही अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये न प्रत्यय की कैटेगरी में नहीं आएगा, डी वाला भी हमारा जो आंसर है वो नहीं होगा, सी आंसर सही होगा, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो आस धन ईन होगा। आस का मतलब क्या होता है, किसी से आशा लगाना, ठीक है, आशा लगाना, तो आस धन ईन, आस में ईन जोड़ेंगे तो आसीन हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो कुछ ना जानता हो, कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा, जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर्वज्ञ जो है, सर्वज्ञ ये सब कुछ जानने के लिए होता है, ये बिल्कुल गलत आंसर हमारा होगा। भिज्ञ नहीं होगा, क्योंकि भिज्ञ कोई शब्द ही नहीं होता। वैसे लोग सोचते हैं कि भिज्ञ होगा, भिज्ञ मतलब लोगों को यही लगता है कि कुछ जानने वाला होता है, लेकिन भिज्ञ कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। अज्ञ होता है, अज्ञ मतलब होता है कि कुछ ना जानना, ठीक है, जो कुछ ना जानना जानता हो उसके लिए हम अज्ञ का यूज करते हैं। अब अज्ञ से आप लोगों को लग रहा होगा कि अज्ञ तो जानने वाले से होगा, लेकिन नहीं। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा अ और ज्ञ, ज्ञ मतलब जानना होता है, ठीक है, जानना होता है, और अज्ञ मतलब अ मतलब नहीं होता है। तो ना जानने वाले के लिए क्या हम यूज करते हैं, अज्ञ यूज करते हैं। विज्ञ मतलब भी होता है जानने वाला, ठीक है। तो हमारा 96 क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा 97 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। तो एक चीज आप लोग जानिए कि आपको शुद्ध शब्द आप तभी पहचान सकते हैं जब आप हिंदी शब्दों का, या एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदी पुस्तकों को, हिंदी की चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़े, तभी आप शुद्ध शब्द को पहचान पाएंगे, ठीक है। नहीं तो बहुत सारी चीजों का हम उच्चारण भी गलत करते हैं, तो गलत उच्चारण से हमें शुद्ध शब्द का कभी पहचान नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैसे आप जान लीजिए कि द्रवीभूत मतलब होता है पिघलना। क्या होता है, पिघलना। पिघलना का मतलब ये नहीं कि आप बर्फ रख दिए और वो पिघल गया, ठीक है। पिघलना मतलब यहाँ पे हृदय पिघलने से, हृदय परिवर्तन से होता है, ठीक है। किससे होता है, हृदय परिवर्तन, मन बदलने से होता है, ठीक है, मन के पिघलने या मन के बदलने से होता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो बी वाला आपका सही होगा,
द्रवीभूत लिखा जाता है, द्रवीभूत नहीं होता है, ना ही द्रवीभूत होता है और ना ही द्रवीभूत होता है, ठीक है, बल्कि क्या होता है, द्रवीभूत होता है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर सही होगा वो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए 98 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 98 क्वेश्चन में पूछा गया है तद्भव शब्द कौन सा है। हमें तद्भव बताना है, तद्भव क्या है इसमें। तो जो तद्भव है षष्ठ नहीं होगा, षष्ठ मतलब 6 होता है, नहीं होगा। छत्र मतलब एक तरीके से कह सकते हैं छाता ही होता है, ये भी नहीं होगा। छाता इसमें सही है क्योंकि छाता जो है वो क्या है, तद्भव शब्द है। छाया भी नहीं होता है, ठीक है, छाया भी तद्भव शब्द नहीं होता है। तो इसमें हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 99 का हमारा जो क्वेश्चन है बहवह, बहवह के बारे में पूछा गया है। पूछ रहा है बहवह किस प्रकार की संज्ञा है। बहवह मतलब एक तरीके से जानिए बहना, ठीक है, बहना, जैसे नदी बह रही है तो उससे मतलब होता है, ठीक है। बहवह का क्या अर्थ होता है, बहना। तो यहाँ पे जो बहवह का अर्थ होगा वो भाववाचक से होगा, ठीक है, भाववाचक से होगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग चढ़ाई पढ़े होंगे, चढ़ाई, चढ़ना, ठीक है। तो वो क्या हो रहा था, वहां भी भाववाचक था और यहाँ पे भी भाववाचक है। पदार्थवाचक क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है, कोई मटेरियल नहीं है। व्यक्तिवाचक नहीं है, किसी का नाम नहीं है। जातिवाचक नहीं है, किसी समूह को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि भाववाचक होगा, ठीक है। तो 99 क्वेश्चन का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है हैंडिट, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। हमें बताना क्या है, तत्सम शब्द बताना है, ठीक है। तो तत्सम शब्द मतलब क्या होता है, तत्सम शब्द होता है कि जो हिंदी से, जो हिंदी में हूबहू संस्कृत से आ गया हो उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो अगर हम तत्सम देखें तो दीपक जो है ये हमारा तत्सम शब्द होता है। दाहिना, दामाद और दिवाली ये तत्सम शब्द की श्रेणी में नहीं आते हैं। आपका होमवर्क है, आप हमको ये देख करके खोज के बताएंगे कि दाहिना का तत्सम क्या होगा, दामाद का तत्सम क्या होगा और दिवाली का तत्सम क्या होगा। इन तीनों का तत्सम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।